अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आपने मेरे उर्दू मैराथन क्लास को बहुत पसंद किया। इसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और मज़ीद मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपके सामने मैराथन उर्दू क्लासेस की दूसरी सीरीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन की तादाद बढ़ाता चलूँ। पहली वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन फ़न तदरीस के हल किए थे। आज मेरी कोशिश होगी कि उससे ज़्यादा किया जाए। और एक चीज़ मैंने वीडियो में भी आपसे गुजारिश की थी और फिर अभी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो तरीक़ा है उसके बारे में कुछ आप बताएं कि अगर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी तशरीह की जा रही है, उसमें मज़ीद तशरीह की गुंजाइश है, मज़ीद तशरीह किया जाए या जितना है काफ़ी है। मुझे तो लगा कि मैराथन क्लास के हिसाब से उतनी तशरीह काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि मज़ीद तशरीह की जानी चाहिए तो इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। चलिए, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और एक चीज़, मैं ऑनलाइन क्लास भी, लाइव क्लास भी लेने के लिए कई मरतबा कोशिश मैंने की, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ नेटवर्क का मसला रहता है और दिन में मुझे छुट्टी नहीं मिलती है जॉब करने में, तो इसलिए मैं दिन में तो नहीं ले सकता। लेकिन फ़िलहाल चलिए, अभी मैं रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का सबसे पहला सवाल मेरे सामने है, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब। निसाबी किताब कहते हैं पाठ्य पुस्तक को। निसाबी किताब हुरूफ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट, 2 हरफ़ी अल्फाज यानी 2 अक्षर वाले शब्द, 6 हरफ़ी अल्फाज यानी 3 अक्षरों वाले शब्द, और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़े नज़र, कौन सा पद्धति, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया गया है। यानी पहली कक्षाओं की किताबों में आप देखते हैं कि दो अप्रोच अपनाया जाता है। एक तो जिस अप्रोच की बात की जा रही है वो यहाँ पे है कि पहले बच्चों को हुरूफ़ तहज्जी यानी जैसे हम उर्दू की बात करें तो अलिफ से लेके ये तक बच्चों को बताते हैं। फिर 2 हर्फ को जोड़ के जो वर्ड बनते हैं, 2 हरफ़ी अल्फाज, उसको बताते हैं। फिर 6 हरफ़ी अल्फाज बताते हैं। फिर कहानी और नज़मों को बताते हैं। तो ये जो तरीक़ा है पढ़ाने का, इस तरीक़े को क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का तरीक़ा, इंज़िबाती तरीक़ा, दरसियाती खाके का तरीक़ा। तो बिल्कुल आसान है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हुरूफ़ तहज्जी के ज़रिए से हम 2 हरफ़ी की तरफ जा रहे हैं, फिर से हरफ़ी की तरफ जा रहे हैं, फिर कहानी और नज़मों की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा होगा। तो इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है ना। किसी बच्चे को अगर पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो उस दुश्वारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, डिसकल्कुलिया कहते हैं या डिस्फोरिया कहते हैं। आसान है कि पढ़ने की दुश्वारी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने की दुश्वारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि आपको जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की से बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को शक में किसी तरह की कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल आप लोग इत्मीनान के साथ जो आंसर की बताऊंगा उस पर यकीन कीजिए कि ये सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुसार बता रहा हूँ, है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, यानी बच्चों को लिखना सिखाना है,
है ना। आप जानते हैं कि ज़बान की 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चे ने सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत हासिल कर ली है, अचीव कर ली है। अब बच्चे को लिखने की शुरुआत बच्चा को करना है, तो इसके लिए बेहतर क्या होगा? मौजू के बारे में, मौजू कहते हैं विषय को, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र यानी विचार करने और नए ख्यालात के माने में विचार होता है थॉट, यकजा इकट्ठा, और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। दूसरा, तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास पैसेज को नकल करने के लिए कहे। तीसरा, तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास भिन्न पैसेज पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। और चौथा, तलबा से खुश ख़त लिखने के लिए कहे। तो लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद के लिए बेहतर तरीक़ा क्या होगा? बेहतर तरीक़ा क्या होगा तलबा उस्ताद के पास कि उसके ज़रिए से क्या करे? उस्ताद टीचिंग करवाए। तो बेहतरीन तरीक़ा उसके लिए क्या होगा जी? तो बेहतरीन तरीक़ा उसके लिए क्या होगा, ये आपको बताना है कि उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा क्या हो जाएगा। 3 का आपको बताना है कि उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा क्या होगा, पढ़ाने का जो बेहतरीन तरीक़ा होगा वो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे। जो मौजू है, विषय है, उससे संबंधित तलबा को गौर व फिक्र करने के लिए और नए ख़यालात, नए विचार यकजा करने के लिए कहे। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का एक ऑप्शन था, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि एक बच्चा बुनियादी तौर पर यानी बेसिक तौर पर मादरी ज़बान सीखता है किस तरह? सुनकर, बोलकर, लिखकर, रस्मी आमोजिशी माहौल में। रस्मी यानी फॉर्मल, आमोजिशी लर्निंग माहौल इन्वायरमेंट। तो फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट में 4 ऑप्शन है। तो एक बच्चा बुनियादी तौर पर जो मादरी ज़बान सीखता है, मातृभाषा सीखता है, वो सुनकर सीखता है। किस तरह सीखता है दोस्तों? सुनकर सीखता है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी जो हमारे पास पढ़ने की 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो उसमें से हम सुनने और पढ़ने को वसूली महारत कहते हैं, है ना, जिससे हम दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं, वसूल करते हैं, हासिल करते हैं, या हुसूलियाबी महारत भी कहते हैं उसको। और बोलने और लिखने को जो है वो क्या कहते हैं? तख्लीकी महारत कहते हैं। बोल और लिख कर हम क्या करते हैं? अपने विचार को दूसरा तक पहुंचाते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाए, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, बोलना और सुनना। तो 5 का जो है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि बोलना और लिखना। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर उसके जो है आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करूना नाम है, करूना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। यानी नज़्म पढ़ाने के बाद, कविता पढ़ाने के बाद उसको करूना जो एक शिक्षिका है वो कुछ काम देना चाहती है बच्चे को। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से यानी दिलचस्पी से शरीक हो सके, पार्टिसिपेट कर सके। यानी क्वेश्चन ये कह रहा, सवाल ये कह रहा आपका कि उन्होंने कविता पढ़ाया और कविता पढ़ाने के बाद वो करुणा चाहती है कि बच्चों को कविता से संबंधित कुछ कार्य दिया जाए। तो उसके लिए बेहतर कार्य कौन होगा जो बच्चों को दिया जा सकता है, वो आपको बताना है। बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए कि नज़्म के आखिर में किताबों में जो होता है मश्क या अभ्यास के तौर पे जो चीज़ें होती है उसको लिखने के लिए कहा जाए। दूसरा, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। करोना ये करे कि बच्चों के ग्रुप बना दे, 2, 3, 4, 5 का, इस तरह से
किस क्लास साइज के हिसाब से ग्रुप बना दे और उनको कहे कि आप ग्रुप में जवाब दीजिए। चूँकि आपको बच्चों की दिलचस्पी का भी ख्याल रखना है। तीसरा है बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ बहर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। हर्फ बहर्फ का मतलब होता है कि यंत्रवत, जैसे है वैसे याद कर लिए बच्चे उस नज़्म को। और चौथी गतिविधि है कि बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से, सहायता से जुमले यानी वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। तो कौन सी गतिविधि बेहतर होगी कि जिसके ज़रिए से बच्चे क्या करेंगे कि आसानी के साथ, सहूलत के साथ क्या करेंगे, दिलचस्पी के साथ शामिल हो पाएंगे। तो बेहतर जो गतिविधि होगी वो 2 नंबर गतिविधि होगी 6 नंबर क्वेश्चन का, कि बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए, अपने उत्तर देने के लिए कहा जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में आसानी के साथ बगैर किसी बोझ के उस कार्य को कर पाएंगे। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, कौन सही है। कि ज़बान सीखने के बारे में नीचे जो 4 कथन हैं, कौल है, उसमें से कौन सही है। बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, यानी जन्मजात क्षमता उसके पास नहीं होती है, गलत है। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं, ये भी गलत है। स्कूल से पहले भी तो बच्चे ज़बान बोलते हैं। तीसरा, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है। और चौथा है, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, यानी मुख्तलिफ माध्यम से ज़बान सीखते हैं। देखिए, माध्यम रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी बच्चे जो, चूँकि ज़बान सीखने की बात हो रही है तो जो फितरी तौर पे भी बच्चे क्या कर सकते हैं, ज़बान सीख सकते हैं। तो हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिसके की बात जो है जीन पे नोम चोम्स्की करते हैं। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। दर्ज झेल का मतलब होता है दोस्तों निम्न में से, है ना, निम्नलिखित में से, और अहम महत्वपूर्ण है। तो ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल, है ना, तदरीसी आमोजिशी मवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना। तो तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल ये ज़्यादा ज़रूरी है। समाजी तामुल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, है ना, हिंदी में कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, कि बच्चे समाज से बातचीत करें। तीसरा है किताबें पढ़ना, और चौथा है फिल्में या ड्रामे देखना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है जिसकी बात वाइगोस्की करते हैं वो है समाजी तामुल। क्या है दोस्तों, समाजी तामुल। समाजी तामुल ज़्यादा अहम है। तदरीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल तो ये बात की चीज़ है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, समाजी तामुल है, सोशल इंटरेक्शन है। तो ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबक में तस्वीर, तस्वीर का मतलब होता है दोस्तों पिक्चर, चित्र। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर, या उसी को कहेंगे कि पिक्चर या ब्रॉड पिक्चर, है ना। वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, यानी आप छोटी छोटी कक्षाओं में देखते होंगे, पहली दूसरी की कक्षाओं में ख़ास तौर पर, कि वहाँ पे क्या होता है कि पिक्चर का, चित्र वगैरह का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन तस्वीर का इस्तेमाल, इन चित्रों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। निसाबी किताब, मैंने बता दिया कि निसाबी किताब का मतलब है पाठ्य पुस्तक। निसाबी किताब और असबाक, असबाक यानी सबक, लेसन, है ना। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, यानी एक चलन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है कि निसाब की किताबों में और सबकों में जो है, असबाक में क्या होता है कि तस्वीर डाला जाता है, इसलिए दिया जाता है। दूसरा है, ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं, ये पाठ्य पुस्तक को क्या करते हैं, जज्ब करने वाला, है ना, अपनी तरफ खींचने वाला बनाते हैं। जज्ब, जज्ब कहते हैं ना कि जज्ब कर गया, यानी अपनी तरफ चोस लिया, खींच लिया। तीसरा है कि ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। जामिद कहते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त,
या इन तस्वीर को इसलिए शामिल किया जाता है कि जो अमूर्त अवधारणाएं होती है, तस्वुरात यानी अवधारणा है ना, कॉन्सेप्ट, तो ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होता है यानी सहायक होते हैं। चौथा है सबक तहरीर करना मुश्किल है, यानी सबक को लिखना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, इसलिए लिखने के बजाय जो है तस्वीर को शामिल कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ये जामिद तस्वुरात को यानी अमूर्त जो अवधारणाएं हैं, संप्रतियाँ हैं, उसको समझने में तस्वीर क्या करते हैं, आपकी मदद करती है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए, मुसन्निफ लेखक है ना, मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, राइटर को है ना, तो तलबा को एक अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के यानी लिखावट के किस पहलू पर, किस एस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए? खुशखत यानी लिखाई पे, कवायद यानी व्याकरण पे, तअस्सुर यानी इफेक्टिवनेस पे, और चौथा है लफ्ज़ों की तादाद है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? आप बच्चों को एक मुसन्निफ बनाना चाहते हैं तो एक मुसन्निफ बनने के लिए आपके पास बेहतरीन थॉट होना चाहिए, आपकी जो लिखावट है उसके अंदर वो पुरअसर होनी चाहिए, वो उसके अंदर प्रभावशीलता होनी चाहिए। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं तअस्सुर। क्या कहते हैं? तअस्सुर, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस है ना, ये कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? मुताल्लिक यानी संबंधित है। अभी फौरन हमारे सामने दो नंबर क्वेश्चन था है ना, पढ़ने की दुश्वारी को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? जहनी खराबी, किरदार की खराबी, जहनी यानी मानसिक खराबी को, किरदारी खराबी यानी व्यवहारिक खराबी को, विकार को, रियाजती खराबी या गणितीय विकार को, और पढ़ने में दुश्वारी। तो इस क्वेश्चन को आप बना चुके हैं, फिर रिपीट हुआ है, तो पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन कहते हैं दोस्तों टेक्स्ट को, जो लिखी हुई चीज़ होती है ना, उसी को हम मतन कहते हैं। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, यानी किस चीज़ का वैल्यू, किस चीज़ की जो है कि का जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा है जब हम किसी इबारत को, किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना यानी सही उच्चारण के साथ पढ़ना, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जो लगा रहता है उसका सही इस्तेमाल करना, कि जहाँ पे ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, ये है, इसका सही इस्तेमाल। तीसरा, मतन की माना समझना, कि जो लिखी हुई चीज़ है उसके माना, उसके अर्थ को समझें। चौथा, तेज़ रफ्तारी से पढ़ना यानी जल्दी जल्दी पढ़ना। तो देखिए, तो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, बहुत हद तक ये बात भी होनी चाहिए, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल ये भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मतन के माना को समझा जाए। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसको समझना भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जब आप उसको समझेंगे तो फिर क्या होगा, पढ़ना आपका कारआमद होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरी जमात की उस्ताद नशा, नाम है एक उस्ताद का, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप भी जो है पीपल टीचर हैं, आप भी हमारे भविष्य के शिक्षक हैं है ना, नेशन निर्माता हैं, कौमी मेमार हैं। दूसरी जमात की उस्ताद नशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज, ज़ख़ीरे अल्फाज कहते हैं शब्दकोश को फ़रोग़ देने पर, विकास करने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली यानी रणनीति, स्ट्रेटजी कौन सी होगी? यानी नशा जो है वो दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती है और उसका ध्यान इस चीज़ पे ज़्यादा होता है कि वो बच्चों के शब्दकोश पे, शब्दकोश यानी ज़ख़ीरे अल्फाज पे उनका काफ़ी फोकस होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को सीखें। तो इसके लिए उसको कौन सी हिकमत, कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए? तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर लें, इस पर उसको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, तलबा में मौजूदा सियाक में, यानी मौजूद परिस्थिति है, संदर्भ है, तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करें, भविष्यवाणी करें है ना, प्रिडिक्शन करें,
कहने का मतलब ये है कि जो जिस सबक को पढ़ रहे हैं उस सबक के अंदर कोई लफ्ज़ नया लफ्ज़ आता है तो उसको आगे और पीछे के जुमले से जो है जोड़ के उसके माने को समझने की कोशिश करें। ये कहना चाह रहा कि तलबा मौजूदा सियाक में, संदर्भ में नए अल्फाज के माने के बारे में क़यास करें। तीसरा है तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखें, डिक्शनरी देखें कि जितने भी मुश्किल या नए अल्फाज हैं उसके लिए डिक्शनरी देखें। और चौथा है तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानजद करें, उसकी पहचान करें, उसको सेलेक्ट करें और फिर उनके माना याद करें। तो देखिए दोस्तों, बेहतरीन तरीक़ा जो होगा उनको ज़ख़ीरे अल्फाज इस्तेमाल कराने का वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि तलबा मौजूद सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करें, भविष्यवाणी करें, इसलिए कि जब वो आगे पीछे के जुमले से जोड़ के उसके माने को समझने की कोशिश करेगा तो वो बहुत आसानी से जो उसको सीख लेगा और वो सीखी हुई उसके लिए क्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए होगी, पायदार होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकात व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। हरकात व सकनात का मतलब है दोस्तों हाव भाव के साथ, है ना। जब आप कहानी सुनाते हैं तो आप बदन से जो है हाव भाव, गेस्चर भी आपका होना चाहिए, है ना। तो दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकात व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी के अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें, है ना, अपनी ज़बान में इस कहानी को बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। सवाल ये कह रहा है कि एक उस्ताद जो है वो एक कहानी को सुनाते हैं और सुनाने के बाद दोबारा बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी ज़बान में जो है इस कहानी को बयान कीजिए। तो उस्ताद जो बच्चे को कह रहे हैं कि आप अपनी ज़बान में इस कहानी को बयान कीजिए, इसको कहने का उनका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज़ की जांच करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। सुनने की सलाहियत का मूल्यांकन करना चाहते हैं, बोलने की सलाहियत का, पढ़ने की सलाहियत का, लिखने की सलाहियत का, किस चीज़ की सलाहियत का वो जांच करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो सुनने की सलाहियत की जांच करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने हमने जो कहानी सुनाया है, बच्चे उस कहानी को सही तौर पर समझ पाए, सुन पाए कि नहीं सुन पाए। अगर बच्चे सही से उस कहानी को सुन पाए होंगे तो वो सही से उस कहानी को बोल पाएंगे। तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि बच्चे की सुनने की सलाहियत की जाँच करना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इस तरह आप हल कर सकते हैं बहुत कम समय में। 15 नंबर क्वेश्चन है क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। जैसे अभी आप जो नए स्कूल बन रहे हैं या जो पुराने स्कूल भी बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि ख़ास तौर से अभी जो नए स्कूल बन रहे हैं उसमें कि दीवारों पे जो है तस्वीर बनी हुई होती है, ख़ास तौर से पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं में। तो ये तस्वीर जो बने होते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं। क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं या पेंट, या मान लीजिए कि पेंट करने के बजाय उसको चित्रकारी कर दी जाती है। दूसरा जाता है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात, अभी हमने बताया तस्वुरात यानी अवधारणाओं से मुताल्लिक संबंधित तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, चिपका देना। तीसरा हुरूफ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। चौथा है मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ, विस्तारित तस्वीरों के साथ, पिक्चर के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तो अभी जो स्कूलों में जो कक्षाओं में चित्रकारी का की जाती है उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो तस्वीरात पढ़ने वाले हैं वो तस्वीरात को वो लिखा हुआ भी देखें, चित्र के माध्यम से भी देखें, ताकि वो जामिद तस्वीरात को इन चित्रों के माध्यम से क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें। तो 15 का जो है 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर, किसी विषय पर आज़ादाना तौर पर स्वतंत्र रूप से लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो यानी संबंधित हो। यानी उस्ताद जो है किसी भी मौजू पर बच्चे को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए जो है हौसला अफजाई करेगा। कब? जब वो मौजू संबंधित हो, किससे? समाजी मसाइल से, है ना, सामाजिक समस्याओं से, कौमियत सालमियत से
यानी कौमी सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से। तीसरा है ज़ाती ज़िंदगी से, यानी उसकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो। चौथा है माहौलियाती मसाइल से, यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज से। तो बच्चे के अगर ज़ाती पर्सनल ज़िंदगी से संबंधित चीज़ें होंगी, मान लीजिए उनसे ये पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, या आपके सामने कठिनाई क्या है, या आपको किस में दिलचस्पी है, किस खेल में दिलचस्पी है, उसके बारे में कुछ लिखिए, तो बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो है 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ज़ाती ज़िंदगी से संबंधित मौजू पे बच्चा खुल के आज़ादाना तौर पे क्या करेगा, लिख पाएगा और अपनी जो है माफ़ी ज़मीर को अदा कर पाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश, गैर रस्मी का मतलब हुआ नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो ज़बान की नॉन फॉर्मल लर्निंग या गैर औपचारिक अधिगम कहाँ पे होगी? ज़बान की तजर्बागाह में, यानी भाषा की प्रयोगशाला में। तो भाषा की प्रयोगशाला में जो भाषा सीखेंगे तो वो तो फॉर्मल होगा ना, वो तो औपचारिक होगा ना। घर का माहौल। तीसरा है ज़बान का तरबियती मरकज़, कि भाषा का प्रशिक्षण केंद्र। और चौथा है विद्यालय। तो ज़बान की तजर्बागाह, ज़बान का तरबियती मरकज़, स्कूल, ये तीनों तो आपका रस्मी आमोजिश की जगह है। लेकिन जो घर का माहौल है आपका, ये गैर रस्मी आमोजिश की जगह है। तो इसलिए 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। 18 नंबर क्वेश्चन है, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी? अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कहानी को बच्चों से दोबारा कहने के लिए कहा जा रहा है, तो इससे किस चीज़ को जांचने में बच्चे की मदद मिलेगी? तो मैंने इस तरह का भी जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले ज़हानत, यानी बच्चे के इंटेलिजेंस को, बच्चे के बुद्धि लब्धि के बारे में पता चलेगा आपको। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग, अवबोधन के बारे में पता चलेगा। तीसरा है तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में आपको पता चलेगा। और चौथा है इमला, यानी राइटिंग या लिखाई, तो इसके बारे में पता चलेगा। तो तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को ये जानने में मदद मिलेगी कि बच्चे ने उसको, जो हमने कहानी पढ़ के बताया, जिस कहानी को बच्चों ने पढ़ा, उस कहानी को वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। तो उसकी समझ को जांचने के लिए में क्या होगी, उस्ताद को मदद मिलेगी। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखने में दिक्कत या परेशानी को कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फोरिया। तो आप जानते हैं कि जो लिखने की जो दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है, उसको हम डिसग्राफिया कहते हैं। यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि, यानी जो पढ़ने का जो मकसद है, पढ़ने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम पढ़ लिए, हमको पढ़ना आ गया, नहीं, इसके साथ साथ और भी चीज़ ज़रूरी है। वो क्या है वो आपको बताना है। सवाल फिर से हम पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की, टेक्स्ट की अदायगी, तलफ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि एक अच्छे मुक़र्रिर हूँ, यानी एक आप क्या हूँ, एक अच्छे स्पीकर हूँ, एक अच्छे श्रोता हूँ। दूसरा है कि मतन के माना समझे, यानी जो चीज़ लिखी हुई है उसको समझना। तीसरा है नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, कि जो नए अल्फाज हैं और वाक्य हैं उनको बनाने की जो इल्म है वो आपके पास हो, साख्त का मतलब बनावट। और चौथा है नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर काबू पा सके, कि नए अल्फाज के सीखने में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर आप क्या करें, काबू करें, कंट्रोल पाएँ। तो पढ़ने का जो मकसद होता है वो मतन के साथ साथ मतन के माने को समझना भी अहम होता है। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में, प्राइमरी लेवल में, है ना,
तहतानिया सतह पर, है ना। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम, बच्चों की शिक्षा मादरी ज़बान में, मातृभाषा में होनी चाहिए। क्यों इस बात की सिफारिश क्यों कही गई है, किसने कही है, ये सवाल बनता है एक। तो आप जानते हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम देने की बात, ख़ासतौर से इब्तिदाई तालीम देने की बात कौमी दरसियात खाका 2005 ने किया है ना। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यों किया गया है। इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, यानी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए, क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए ऐसा कहा गया है। दूसरा है फितरी माहौल बेदार करने के लिए, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट बच्चों को देने के लिए ऐसा कहा गया है। तीसरा, बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसको मादरी ज़बान में जो है शिक्षा देने की बात कही गई है। और चौथा है बच्चों में तख्लीकियत यानी सृजनात्मकता को फ़रोग़ देने के लिए, विकास करने के लिए। तो इसका दोस्तों सही जवाब ये हो जाएगा कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात इसलिए कही गई है ताकि बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए, और जब बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे आसानी से क्या कर सकेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है। इस तरह के सवाल हमने बनाए थे। तो नंबर 1 है कि नीचे से ऊपर का नहीं, क्वेश्चन वही है लेकिन उसका जो है पहले नंबर जो क्वेश्चन हमने बनाया था क्वेश्चन वही है लेकिन उसकी तरतीब बदल दी गई है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पहले हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, हुरूफ तहज्जी बता रहे हैं, फिर दो हरफी, 3 हरफी, उसके बाद कहानी और नज़्म बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है, यानी पहले नज़्म और कहानी बताया जाता है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया था। तो हमने उस क्वेश्चन को हल करते हुए आपको बताया था कि 2 तरह की थ्योरी हम अपनाते हैं। एक तो यह है कि पहले बच्चों को हुरूफ तहज्जी बताते हैं, फिर 2 हरफी अल्फाज, फिर 6 हरफी अल्फाज, फिर कहानी और नज़्में बताते हैं। एक तरीक़ा तो ये है जिसको आप नीचे से ऊपर का तरीक़ा कहते हैं। दूसरा तरीक़ा ये भी राइज है कि प्रचलित है कि पहले बच्चों को नज़्में और कहानियाँ सुनाई जाती है, फिर उसको हुरूफ तहज्जी पढ़ाया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, यही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। नीचे से ऊपर का तरीक़ा कहेंगे, ऊपर से नीचे का तरीक़ा कहेंगे, इंज़िबाती तरीक़ा कहेंगे। इंज़िबात का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, तो जोड़ने वाली तरीक़ा कहेंगे, या दरसियाती खाका कहेंगे, यानी दरसियाती खाका मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क कहेंगे। तो दोस्तों अभी आपने जाना था कि जब हम हुरूफ तहज्जी के बाद 2 हरफी, 6 हरफी, कहानी और नज़्म पढ़ाएंगे तो इसको नीचे से ऊपर जाने का तरीक़ा कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऊपर से नीचे का तरीक़ा। इसको क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे का तरीक़ा। देखिए सवाल एक ही है लेकिन सवाल को उलट के पेश किया गया है ना। एक तरीक़ा वो भी राइज है और ये भी राइज है, दोनों राइज है, दोनों सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान यानी कथन दुरुस्त है, सही है। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये बात तो गलत है। दूसरा है बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, यानी बच्चे अनुभव का एक बहुत बड़ा स्टोर जो है वो लेकर स्कूल आते हैं, ये बात तो सही है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो एक खाली सिलेट की तरह होते हैं, नहीं, बहुत कुछ भर गया उसके अंदर। चौथा है बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा अपनी पहली ज़बान का मतलब होता है दोस्तों, सीटेट में जब भी आपसे पहली ज़बान पूछी जाए तो पहली ज़बान का मतलब होता है मादरी ज़बान या मातृभाषा। तो एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर यानी नेचुरल वे में स्वाभाविक रूप से क्या करता है, सीखता है, नकल करता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुँचाता है।
रीइंफोर्समेंट करता है। तो एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर क्या करता है, हासिल करता है। इसलिए कि मातृभाषा जो है उसका अर्जन होता है, अधिगम नहीं होता है। अगर हम सीखना कहेंगे तो वह अधिगम हो जाएगा, लेकिन बच्चा सीखता नहीं है बल्कि क्या करता है, हासिल करता है सुन सुन के, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, 3 नंबर ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत मामूली फ़र्क है सीखने और हासिल करने में, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, भाषा अर्जन जो मातृभाषा होती है, और भाषा अधिगम जो आप द्वितीय और तृतीय भाषा सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज इक्विजिशन और लर्निंग जो है लैंग्वेज लर्निंग के नाम से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। अभी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन को बहुत अलग अलग अंदाज से पेश किया जाता है। आपको इससे पहले तख्लीकी महारतों के बारे में पूछा गया था, तो वहीं पे मैंने बताया था कि हमारी जो 4 महारतें हैं उसमें से 2 महारतें जो है तख्लीकी महारतें हैं और 2 महारतें जो वसूल करने वाली महारतें हैं। तो वसूल करने की महारत यानी वो महारत जिसके ज़रिए से हम दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं। तो सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूं। तो वसूल करने की जो महारत है वो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है कि आप सुनकर और पढ़कर दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वसूल करने वाली महारत हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1 मिनट, 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस्ताद सिफत की तारीफ कम से कम, उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अज कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है। सवाल ये कह रहा है कि उस्ताद जो है सिफत, जिसको आप हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसकी तारीफ बयान करने के से पहले, उसकी परिभाषा बताने से पहले उस्ताद बच्चों से क्या कहते हैं कि आप अपनी एक अच्छाई या एक बुराई बताइए। जब बच्चे बता देते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको हम सिफत कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं या उसको विशेषण कहते हैं। इस तरह से वो करता है, यानी पहले वो उदाहरण लेता है बच्चों से, उसके बाद वो रूल बताता है। तो इसको कौन सा तरीक़ा कहेंगे, इस्तिक़राई तरीक़ा, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं, हिंदी में उसको आगमन विधि कहते हैं। दूसरा है इस्तिखराजी तरीक़ा, जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं, हिंदी में जो है निगमनात्मक विधि कहते हैं। तीसरा कुल तबई रद्द अमल तरीक़ेकार, जिसको इंग्लिश में कहा गया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या टोटल फिजिकल रद्द अमल, है ना। और चौथा इस्तिज़राक़ी तरीक़ा, चौथा क्या है, इस्तिज़राक़ी तरीक़ेकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इस्तिज़राक़ी तरीक़ेकार, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि जब हम उदाहरण से, जब हम रूल की तरफ जाते हैं तो वो इस्तिक़राई तरीक़ा होता है, वो इंडक्टिव मेथड होता है। यानी 26 का जो है आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ज़बान यानी भाषा उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में, फॉर्मल इन्वायरमेंट में सीखी जाती है। पहली ज़बान मातृभाषा, दूसरी ज़बान यानी द्वितीय भाषा मेयारी ज़बान जिसको कहते हैं, मादरी ज़बान, और चौथा घर में बोली वाली ज़बान। अब देखिए मादरी ज़बान को कितने पहली ज़बान, मादरी ज़बान, घर में बोली जाने वाली ज़बान, है ना। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा कि कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में, फॉर्मल जो है इन्वायरमेंट में सीखी जाती है, तो वो जो आपका दोस्तों हो जाएगा दूसरी ज़बान। कि दूसरी ज़बान को, मेयारी ज़बान को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल माहौल में सीखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए, तदरीस का मतलब है शिक्षण, तो उस्ताद क्या कहते हैं कि बच्चों को नए अल्फाज सिखाने के लिए हकीकी चीज़, वास्तविक चीज़ का जो है, मान लीजिए कि उसको बच्चे को मोबाइल के बारे में बताना है तो वो बच्चों को मोबाइल देख के जो उसके बारे में बताते हैं, यानी हकीकी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऐसा वो क्यों करते हैं,
हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, यानी हम जो है सिर्फ चीज़ों को देख कर ही सीख पाएंगे। नए अल्फाज को इसलिए उस्ताद ऐसा कर रहा है। दूसरा है, ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं, यानी जो अशिया हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये लफ्ज़ों के सही उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए आप जो है हकीकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं, वास्तविक जीवन में देखते हैं, उनसे मरबूत करने में, यानी उनसे जो है संबंध करने में और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं, सहायक होते हैं। और चौथा है कि नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, यानी अमूर्त चिंतन को वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती है कि बच्चों को जब हकीकी चीज़ें हम दिखा देंगे तो वो क्या होगा कि उनकी आमोजिश के लिए क्या होगा, सहायक होगा। तो ऐसा नहीं है कि तमाम बच्चे अमूर्त चिंतन को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, जो है 1 और 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देख लेते हैं उनसे मरबूत करने में, यानी उससे संबंध करने में और अपने ज़बान में अदा करने में वो क्या होते हैं, उनके लिए सहायक होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन जो आपको 28 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। मैं जो भी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको सीटेट के आंसर की से बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग बगैर किसी शक और शुबा के जो आराम से इसको पढ़िए और समझिए। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की दरसियात कहते हैं दोस्तों करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, है ना। ज़बान की दरसियात में अदब कहते हैं दोस्तों साहित्य को, लिटरेचर को। तो ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यानी अदब को क्यों शामिल करना चाहिए, जैसे अदब का मतलब जैसे अफसाना है आपका, नॉवेल है ना, मजमून निगारी है, तो ये सब अदब में आता है। तो इनको क्यों शामिल करना चाहिए, ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है, यानी ये मुस्तनद का मतलब होता है प्रमाणिक, ये मुस्तनद ज़बान यानी प्रमाणिक भाषा की शिक्षण और अधिगम का माध्यम है, इसलिए साहित्य को शामिल करना चाहिए। दूसरा है, ये तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र का मालिक बनाता है। तनकीदी का मतलब है समालोचनात्मक जो विचार है, इसको बच्चों को लायक बनाता है अदब, इसलिए अदब को शामिल करना चाहिए। तीसरा है, ये तलबा पर निसाब देखिए, एक होता है दरसियात का मतलब होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम, और एक शब्द होता है निसाब का मतलब होता है सिलेबस, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में फ़र्क होता है। आप जानते हैं कि जो शैक्षिक गतिविधि होती है उसको हम निसाब कहते हैं, और जो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरह की गतिविधि होती है उसको हम करिकुलम या दरसियात कहते हैं। तो तीसरा ये कह रहा है कि तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है। चौथा कह रहा है ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए मुआविन होते हैं। तो ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाणिक ज़बान की तदरीस और आमोजिश का माध्यम है। कैसे माध्यम है दोस्तों, आप किसी भी वर्ड को, किसी भी लफ्ज़ का जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, ख़ासतौर से उर्दू के अल्फाज का, अगर आप उसको सर्च कीजिए गूगल पे जाके तो उस लफ्ज़ का आपको मीनिंग दिखाएगा, साथ साथ वहाँ पे ये भी दिखाएगा कि इस ज़बान को फ़लाँ अफसाना निगार ने या इस ज़बान को फ़लाँ नावल निगार ने इस सन में अपनी इस किताब में लिखा। तो ये जो लिटरेचर होता है ये एक प्रमाण होता है किसी ज़बान के सीखने का। तो 1 नंबर ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान के क्लास रूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे यानी जो बच्चों छोटी कक्षाओं में ख़ासतौर से कहानी सुनाने का बड़ा रिवाज होता है। तो ये क्यों अहम है, अखलाकियात की तालीम होती है, यानी इससे जो है अखलाकियात की तालीम होती है। अखलाकियात का मतलब है नैतिकता की तालीम होती है, नैतिकता का शिक्षा होता है। दूसरा है तफरीह का दिलचस्प माखज़ है, कि ये जो कहानियाँ हैं ये क्या होती है, बच्चों की तफरीह के लिए, है ना, एक दिलचस्प ज़रिया है, माध्यम है। तीसरा है उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। और चौथा है ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, कि ये जो कहानी होती है इसमें सिखाने, इकाई का मतलब है यूनिट, है ना, तो ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। दोस्तों यही 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए कि जब आप कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने में
बच्चे के सुनने, बोलने और अल्फाजों को समझने, तमाम तरह की जो है सलाहियतें, महारतें शामिल हो जाती हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब हमारे सामने दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा अगर आपको उकताहट ना हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। और मैं आपको उर्दू में मेरा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। फ़न तदरीस में अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 15 में से 15 होना चाहिए। और मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था तो मैंने वहाँ पे इक़्तिबास और फ़न तदरीस दोनों कराया था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ फ़न तदरीस करा रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। यानी जब ऊंची कक्षाओं में जब हम बच्चों को शायरी के बारे में पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। नज़्म में मखसूस माना होते हैं, यानी नज़्म जो होती है उसका एक ख़ास मीनिंग होता है। दूसरा है नज़्म में एक से ज़्यादा मानी होते हैं, यानी नज़्म जो उसका एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है। तीसरा है नज़्म में समाजी मसाइल नहीं मुनाकिस होते हैं, यानी नज़्म जो होती है उसमें सामाजिक समस्याएं शामिल नहीं होती हैं। और चौथा है नज़्म में कोई जज्बाती पहलू नहीं मुनाकिस होता। मुनाकिस का मतलब है दोस्तों छपना, शामिल होना। तो नज़्म में कोई जज्बाती पहलू यानी भावात्मक जो एस्पेक्ट है वो नहीं होते हैं। तो देखिए नज़्म के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ है वो ये है कि नज़्म का कोई एक फिक्स माना नहीं होता है, अगर इसलिए कि नज़्म के जो एक से ज़्यादा माने होते हैं। नज़्म जिस कवि ने लिखा है अगर वो उस नज़्म की तशरीह करे, उसकी व्याख्या करे तो वो कुछ और माना आपको बताएंगे। कोई दूसरे शिक्षक जब उसकी व्याख्या करे तो वो अपने अंदाज में उसकी कोई और माने बनाएंगे। तो नज़्म जो है नज़्म के एक से ज़्यादा मानी होते हैं, इसीलिए नज़्म जो है नस्र के मुकाबले में यानी गद जो है पद के मुकाबले में आसान इसीलिए होता है कि पद जो होता है जिसको आप नज़्म कहते हैं वो मुश्किल होता है, उसके कई अर्थ होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रिपोर्ट तहरीर करने यानी रिपोर्ट राइटिंग, बच्चे को लिखना है, कहीं कोई रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुए रिपोर्टों के कुछ तराशे यानी टुकड़े तकसीम करता है। यानी बच्चों को रिपोर्ट लिखने के बारे में बताना है, उसके लिए उस्ताद क्या करते हैं कि अखबार के कुछ टुकड़े जो है वो छाँट के लाते हैं और बच्चों को दे देते हैं। वो तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपनी मुशाहदात लिखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके पास जो टुकड़े हैं उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको लिखिए। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं। ये जो छोटे टुकड़े अखबारात के बच्चों को दिए गए हैं ये किस चीज़ का काम करेगा। तदरीस के लिए इमदादी सामान है, यानी ये जो छोटे टुकड़े हैं जो बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया है ये शिक्षण के लिए सहायक सामग्री है। दूसरा है पढ़ाने के लिए तदरीस के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए। दूसरा है आमोजिश के लिए इमदादी सामान है, यानी अधिगम के लिए एक सहायक सामग्री है। तीसरा तदरीसी आमोजिशी मवाद है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री है। और चौथा है तदरीसी तरीक़ा और हिकमत अमली है, यानी शिक्षण ये एक शिक्षण विधि है और रणनीति है। तो आप जानते हैं आसान है कि जो टुकड़ा दिया गया है वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 3 नंबर ऑप्शन 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये तदरीसी आमोजिशी मवाद है, यानी TLM है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री है। ठीक है, किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान हैं? 4, 6, 8, 10। मैंने क्लास में बताया था कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, लाखों जबानें बोली जाती है, तो उन भाषाओं को 8 खानदान में बांटा गया है ना, 8 उसको पीढ़ियों में बांटा गया, खानदान में बांटा गया। तो उस आपको सिर्फ ये बताना है कि उस 8 खानदान में से हिंदुस्तान में जो है कितने खानदान की भाषाएं बोली जाती है। तो हिंदुस्तान में है दोस्तों 4 खानदान की भाषाएं बोली जाती है।
हिंदुस्तान में उन 8 ख़ानदानों में से मैंने डिटेल से कक्षा में बच्चों को बताया है कि उस 8 ख़ानदान में से जो 4 है वो बोली जाती है। ऑस्ट्रिक, हिंद चीनी, हिंद आर्याई और द्राविडी। ऑस्ट्रिक, हिंद चीनी, हिंद आर्याई और द्राविडी, ये 4 ख़ानदान की जो ज़बानें हैं अपने हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान की क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। आपने NCF 2005 की सिफारिशात पढ़ी है, उसका प्रस्ताव पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए, लेकिन एक नया मेथड आया है। जो मेथड क्या करता है, वो कहता है कि नहीं, बच्चों को मादरी ज़बान के माध्यम से किसी ज़बान को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस ज़बान को बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं आप, उस ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने का मौका दीजिए। बच्चे खुद ब खुद जो है उस ज़बान को सीख लेंगे। मादरी भाषा का, मातृभाषा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा तरीक़ा है। फिर से सवाल पढ़िए कि ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। रास्त तरीक़ा यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा समई लिसानी तरीक़ा ऑडियो लिंगुअल मेथड, तीसरा है इस्तिज़राक़ी तरीक़ा जिसको कहते हैं विचारात्मक विधि, और चौथा फितरी तरीक़ा नेचुरल मेथड। तो वो तरीक़ा जो है जिसने मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है वो है रास्त तरीक़ा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि बच्चे को आपको जोन सी ज़बान सिखानी है, जोन सा विषय पढ़ाना है, उस विषय के बारे में ही आप बहस कीजिए, मातृभाषा वगैरह की जो है सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने क्या किया कि इस मेथड ने मादरी ज़बान के इस्तेमाल को कक्षा में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है कि जब बच्चे उस्ताद जो है पढ़ा रहे हैं, ज़बान की भाषा कक्षा पढ़ा रहे हैं, तो उस भाषा कक्षा के दौरान वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से उदाहरण लेता है ना। साइंस, विज्ञान, सामाजी उलूम यानी सोशल साइंस जिसको जो कहते हैं आप, सामाजिक विज्ञान, तो उससे उदाहरण लेता है। इस तरह के तरीक़ेकार को नाम दिया जा सकता है। ये नहीं जो भाषा पढ़ाते वक्त जो उस्ताद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के उदाहरण ले रहे हैं, इसको कौन सा तरीक़ा कहेंगे आप? साइंस और ज़बान की तदरीस का तरीक़ा कहेंगे। दूसरा है दरसियात से परे ज़बान, यानी दरसियात से आगे जाके ज़बान को सिखाना, ये कहेंगे। तीसरा है TPR तरीक़ा, है ना, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स तरीक़ा कहेंगे। और चौथा है CLT तरीक़ा, है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये तरीक़ा कहेंगे। तो आसान है दोस्तों कि इसको हम कहेंगे दरसियात से परे ज़बान, यानी भाषा हमको पढ़ाना है लेकिन हम सहायक के तौर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के उदाहरण ले रहे हैं। इसी को हम कहते हैं दरसियात से परे ज़बान, जिसकी बात NCF 2005 ने किया है कि बच्चे को सिर्फ क्लास से ही जोड़ के नहीं पढ़ाना है, बल्कि कक्षाओं से बाहर की ज़िंदगी से भी जोड़ के पढ़ाना है। तो 35 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वेरी गुड, 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी है, की नहीं है, फ़ी है, वकूफ़ी तनाजुर का जोर होता है। ज़बान की आमोजिश का मतलब होता है भाषा अधिगम, आमोजिश यानी अधिगम। ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर का मतलब हुआ संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। वकूफ़ संज्ञान, कॉग्निटिव, है ना, कॉग्निटिव अप्रोच। वकूफ़ी तनाजुर का मतलब होता है कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच का किस पे जोर होता है, किस पे वो ज़्यादा ध्यान देता है? तो ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर का जोर होता है किस पर? गलतियाँ ज़बान की आमोजिशी अमल का, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, ये मान के चलता है वकूफ़ी तनाजुर। दूसरा है आदत डालने का अमल ज़बान की आमोजिश में मुआविन होता है। तीसरा है
उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने, मुकालमा कहते हैं बातचीत को, तो बहुत सारी बातचीत जो होती है उसको लिखा भी जाता है किताबों में, तो जिसको मुकालमा कहते हैं। तो उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई की जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए। और चौथा है जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, यानी जितना जल्दी हो सके जो बच्चे त्रुटि कर रहे हैं उसको सुधार करना चाहिए, वरना वो बच्चों के जहन में महफूज हो जाएंगे, वरना वो क्या होंगे, बच्चों के जहन में रच बस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? जो आमोजिश का वकूफ़ी तनाजुर है वो क्या कहता है? तो आमोजिश का जो वकूफ़ी तनाजुर है दोस्तों, वो ये कहता है कि गलतियाँ ज़बान की आमोजिशी अमल का हिस्सा है। जो गलतियां बच्चे की होती हैं, त्रुटि होती हैं, वो आपके अधिगम का एक हिस्सा है, पार्ट है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो आपका ज़बान की आमोजिश का जो वकूफ़ी तनाजुर नज़रिया है वो इसकी वकालत करता है, इस बात को वो कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उस्ताद तलबा की ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच होती है, यानी तलबा उस्ताद ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं सीखने के अमल में उनकी कमियां क्या हैं, ख़राब कारकर्दगी यानी उसकी कमज़ोरी क्या है, उनकी गतिविधि में कौन सा पक्ष कमज़ोर है, इसको जांचने के लिए वो इसको जानने के लिए वो एक जांच करता है। तो वो कौन सी जांच कहलाएगी? महारत की जांच यानी कौशल की जांच कहलाएगी। दूसरा तशखीसी जांच कहलाएगी, यानी निदानात्मक मूल्यांकन कहेंगे उसको। तीसरा है हुसूलियाबी की जांच, यानी उपलब्धि की जांच कहेंगे। और चौथा है तकमीली जांच कहेंगे, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे निदानात्मक मूल्यांकन यानी तशखीसी जांच कहेंगे, इसलिए कि वो बच्चों की कमज़ोरियों का और उनकी कमी की सीखने की जो गति है उसका पता लगाना चाह रहे हैं, तो इसलिए तशखीसी जांच हो जाएगा। अच्छा, एक ही तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि छठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। यानी छठी कक्षा का जो उस्ताद है वो बच्चों के सवाल को चेक करने के बाद, जो बच्चों को सवाल दिया गया था उस कॉपी को चेक करने के बाद उसको मालूम होता है, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, नतीजा कहते हैं निष्कर्ष, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि बच्चे की जो सरगर्मी है, एक्टिविटी है, वो संतोषजनक नहीं है। फिर वो दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है, यानी एक मत वो टेस्ट लिया तो उससे उसको पता चला कि बच्चे की कारकर्दगी, बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं है। फिर वो दोबारा सवाल तैयार करता है और फिर बच्चों का टेस्ट लेता है। तो इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? तश्कीली जांच है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तकमीली जांच सबमेटिव असेसमेंट कहेंगे, तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे, या मजमूई जांच टोटल जो है इवैल्यूएशन कहेंगे। तो इसको दोस्तों हम कहेंगे तशखीसी जांच, है ना। अभी हमने फौरन पढ़ा था पीछे कि उसको क्या कहेंगे? तशखीसी जांच कहेंगे, इसलिए कि वो कमी का पता लगाना चाह रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से, पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। मतलूबा नताइज का मतलब होता है संभावित निष्कर्ष, संभावित रिजल्ट के हुसूलियाबी में परेशानी हुई। ये किसकी मिसाल है? यानी उस्ताद क्या करते हैं कि बच्चों को खेल के ज़रिए से गतिविधि कराते हैं। उस गतिविधि करने के दौरान वो क्या करते हैं कि बच्चों को कई ग्रुपों में बांट देते हैं। तो जब बच्चों के ग्रुप काम हो जाता है, पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जो ज़बान का खेल तलबा को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 जो समूह 3 था उससे जो उम्मीद की जा रही थी कि उसका निष्कर्ष होना चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ये जो है कि बाकी ग्रुप ने अच्छा किया और एक ग्रुप ने अच्छा नहीं किया, तो उसको जो वहाँ पे वो नोट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? जांच की। ये मिसाल किसकी होगी? जांच की मिसाल है, वाक़िआती रिकॉर्ड की मिसाल है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, या एहतिसाबी गौर फिक्र है, या मुशाहदा की जाँच है। तो मुशाहदा मतलब ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों
इहतिसाबी गौर व फिक्र की मिसाल है। ये क्या है? इहतिसाबी गौर व फिक्र की मिसाल है। यानी वो ये हिसाब रखना चाह रहे हैं, वो गिनती ये रखना चाह रहे हैं कि ये ग्रुप आगे फिर इसी तरह का कार्य करता है या उसमें कोई सुधार लाता है। तो 39 नंबर का जो दोस्तों 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ भाई। चालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जबान का मुअस्सर उस्ताद। मुअस्सर का मतलब प्रभावशाली, जबान भाषा। जबान का मुअस्सर उस्ताद तलबा को निसाबी किताबों, निसाबी किताब पाठ्य पुस्तक हम बता चुके हैं। तलबा को, तलबा कहते हैं शागिर्द शिक्षार्थी को। तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा। दूसरा, निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। तीसरा है सिर्फ यानी ओनली, सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी यानी आधारित सवाल नामे प्रश्न तैयार करेगा। चौथा है मुजव्वज़ा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा, यानी जो किताब उसके लिए तजवीज़ की गई है, फिक्स किया गया है, मुजव्वज़ तजवीज़ की गई है, प्रस्तावित की गई है। मुजव्वज़ा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? एक मुअस्सर प्रभावशाली शिक्षक क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा, जिसकी बात जो है एनसीएफ 2005 करता है कि बच्चों को किताब के साथ साथ बाहर की चीज़ों से भी जोड़ना है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? जब बच्चों को ज़बान की आमोजिश करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग करवाते हैं, तो उसके लिए सबसे अहम क्या है? निसाबी किताब यानी पाठ्य पुस्तक उसके लिए ज़्यादा अहम है। मुआविन दरसी किताब, सहायक पाठ्य पुस्तक ज़्यादा अहम है। तीसरा है अदब अतफाल, बाल साहित्य यानी कहानी की छोटी छोटी किताबें जो होती है वो। चौथा है सरगर्मी सेट क्या ज़्यादा अहम है? तो दोस्तों ज़बान की आमोजिश में छोटे बच्चों के लिए अदब अतफाल, बाल साहित्य जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, छोटी छोटी कहानी की किताबें जो होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफा करेगा? निम्न में से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चों की सृजनात्मकता में क्या करेगा? विकास करेगा। तख्लीकियत यानी सृजनात्मकता। इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना। दूसरा है अपने तजर्बात के मुताबिक यानी अपने अनुभव के मुताबिक आज़ादाना तौर पर स्वतंत्र रूप से लिखने का मौका अवसर फराहम करना देना। तीसरा है तलबा से अखलाकियात यानी नैतिकता पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना। चौथा तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। तो तख्लीकियत में इजाफा कौन करेगा दोस्तों? तो तख्लीकियत में इजाफा करेगा तलबा को अपने तजर्बात के मुताबिक, अपने अनुभव के मुताबिक स्वतंत्र रूप से आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना देना। ये क्या करेगा? उनके अंदर तख्लीकियत को बढ़ाएगा। बच्चे अपने जो उसके अंदर सोच है उसको वो लिखेंगे तो क्या होगा कि उनके अंदर तख्लीकियत आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान में खाका साज, ज़बान में ज़हन की खाका साजी जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं। तो ज़बान में ज़हन की खाका साजी का मतलब है, क्या मतलब है? दिमाग की तस्वीर बनाना, इसी को माइंड मैपिंग कहेंगे। दूसरा है कहानी नज़्म में बयान किए गए इलाकों यानी क्षेत्र या मकामात की तस्वीर बनाना, इसको माइंड मैपिंग कहेंगे। तीसरा है तलबा से किसी मुहिम का मंसूबा बनाकर जमा करने के लिए कहना, यानी बहुत सारी जो मुहिम चलती है, स्कीम, मुहिम का मतलब है स्कीम, तलबा से किसी मुहिम का मंसूबा प्लान बनाकर जमा करने के लिए कहना, इसको माइंड मैपिंग कहेंगे, ज़हन की खाका साजी कहेंगे। चौथा है तलबा को गौर व फिक्र करने, विचार करने, नए नए ख्यालात वज़ा करने, बनाने और उनके माबैन और उसके आपस में
रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना, ये करेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज़हन की खाका साजी का मतलब है कि तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबैन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना। इसी को हम कहेंगे ज़हन की खाका साजी या माइंड मैपिंग कहेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है? यानी बच्चों में लिखने की महारत को बढ़ावा देना है, इसके लिए सबसे अहम या ज़रूरी चीज़ क्या है? खुशखत लिखना, यानी बेहतरीन अंदाज में लिखना। दूसरा है दुरुस्त इमला, सही लिखना। तीसरा है मुजव्वज़ा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना, यानी बच्चों को जो इशारे दिए गए हैं, जो हिदायत दी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसी पर अमल करते हुए बच्चे लिखेंगे। और चौथा है तहरीर में यानी लिखावट में अपनी राय, ख्यालात और तजर्बात को बयान करना। तो लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे की जो राय है, उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो तजर्बात हैं, उनको बयान करने के लिए बच्चों की उसकी आज़ादी देना, ये क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवालात दोस्तों देखिए कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं, और अगर इस तरह के सवालात को आप आसानी से समझ जा रहे हैं तो फिर आपको उर्दू के सवालात बनाने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस मुताले में, मुताला कहते हैं स्टडी को, अध्ययन को, जिस मुताले में आमोज़गार, आमोज़गार कहते हैं शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को, लर्नर को, जिस मुताले में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने यानी दिलचस्पी पैदा करने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वो होता है। यानी ऐसा मुताला जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता हो, मज़ा आता हो, और बच्चे जो है उसमें बच्चों की जो महारतें हैं, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, उसका विकास होता है, वो मुताला क्या कहलाए, कौन सा मुताला है वो? फिर से क्वेश्चन देखिए, जिस मुताले में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को, आम महारत यानी सामान्य कौशल का विकास देना शामिल हो, वो होता है गहरा मुताला यानी डीप स्टडी, गहन अध्ययन। दूसरा तौसीई मुताला, एक्सटेंसिव स्टडी, जिसको वो हिंदी में कहते हैं विस्तारित अध्ययन। तीसरा है माक़बल मुताला, पूर्व अध्ययन, है ना, प्री स्टडी। और चौथा मा बाद मुताला, आफ्टर स्टडी, है ना, पूर्व उत्तर अध्ययन, है ना। तो क्या होगा, तो जिस मुताले में बच्चे को जो है लुत्फ़ आएगा और पढ़ने की जो आम महारत है, सामान्य महारत है, वो डेवलप होगी, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं तौसीई मुताला, एक्सटेंसिव स्टडी, है ना जी, विस्तारित अध्ययन कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। कारगुजारी का मतलब है कि आप कहीं पे जाते हैं तो आने के बाद आप एक रिपोर्ट लिखते हैं ना कि कहाँ गए, क्या किए, नहीं किए। जैसे जमात में जो लोग जाते हैं तो वो आते हैं तो फिर वो कारगुजारी बताते हैं कि मेरी जमात कहाँ गई और कितना काम हुआ। तो कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। किस चीज़ को अपनाया जाना चाहिए? अल्फाज की मुतय्यना तादाद के फिक्स अल्फाज का इस्तेमाल करना। दूसरा मुरस्सा ज़बान का इस्तेमाल यानी बनावटी ऐसी ज़बान जो देखने वाले को लगे कि बहुत बेहतरीन मुक़र्रिर है, बहुत बेहतरीन लिखावट है। तीसरा है मिल्कियत जाहिर करने वाला ज़मीर, यानी ऐसा बयान हो आपका, ऐसी लिखावट हो जिसमें आपके मालिकाना हक़ का पता चले। और चौथा है ख़यालात की तरतीब व तंजीम, कि जो आपके विचार हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हो और वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ये ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ख़यालात की तरतीब और तंजीम, कि आपने जो कारगुजारी आप जो लिख रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हो, वो ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड पे हो। ये नहीं कि कहीं पे कभी चले गए अमेरिका, कभी चले गए लंदन, नहीं। अगर आप अमेरिका में हैं तो थोड़ा सा अमेरिका में रहिए, फिर आप लंदन जा रहे हैं तो लंदन जाइएगा। ऐसे नहीं कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। कुछ लोग होते हैं ना गप करते होते, कभी कहीं की बात, कभी कहीं की बात, नहीं। किसी एक बात को जब आप शुरू करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखना एक खाली जगह है और नहीं है। अमल नतीजा, नतीजा अमल। अमल हाथ से लिखने की मश्क,
हाथ से लिखने की मश्क, मश्क का मतलब अभियात, और अमल, अमल का मतलब प्रोसेस, नतीजा, निष्कर्ष, रिजल्ट। तो लिखना इसका जो सही जवाब है दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा खाली जगह। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो सही जवाब ये है कि इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा कि लिखना एक अमल है। लिखना क्या है? एक अमल है। लिखावट जो क्या होती है? एक अमल है ना, एक काम है ना। अमल का मतलब काम। लिखना एक काम है, नतीजा नहीं है, रिजल्ट नहीं है। लिखना एक अमल है, नतीजा नहीं है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तलबा के लिखने की महारतों की जांच के दौरान टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी जब आप तलबा के लिखने की महारतों की जांच कर रहे हैं तो उस वक्त आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी बच्चों ने कुछ लिखा, आपने लिखने के लिए दिया, आप उसकी जांच करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप किस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा? मुरस्सा ज़बान के इस्तेमाल पे। यानी आप इस चीज़ को देखेंगे कि किसने बेहतरीन अंदाज में जो है लिखा है, बनावटी अंदाज में अच्छे उसके हुरूफ हैं, है ना, लिखने की लिखावट उसकी अच्छी है। दूसरा सही इमलापन, कि किसने सही सही लिखा है। तीसरा कवायद के एतबार से जुमलों की दुरुस्त साख्त पर, या ये कि किसने व्याकरण का सही लिहाज किया है कि नहीं किया। चौथा है ख्यालात के इजहार पर, कि किस बच्चे ने जो विचार हैं उसको प्रकट किया है तो उस किस अंदाज में किया है। तो ज़्यादा ज़रूरी लिखने में होता है कि ख्यालात का जो इजहार होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने कैसे लिखे, आपने किन जो ख्यालात हैं, विचार है, उसको जो है प्रकट किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने से पहले के काम होते हैं। जो पढ़ने से पहले के काम होते हैं वो किस लिए होते हैं? मुश्किल अल्फाज के माना बताने के लिए होते हैं। दूसरा है मतन में मुस्तमल कवायद की वजाहत करने के लिए होते हैं। मुस्तमल का मतलब उपयोग, तो मतन में जो कवायद उपयोग होंगे उनकी व्याख्या के लिए, वजाहत का मतलब है व्याख्या, उसके व्याख्या के लिए होते हैं पढ़ने से पहले का काम। तीसरा है तलबा की पढ़ने की समझ को जांचने के लिए, कि तलबा पढ़ने की समझ कैसी, इसको जांचने के लिए होता है। और चौथा है दोस्तों मतन के बारे में तलबा की साबका मालूमात, यानी जो पूर्व जो है उसका जो है सूचना है, उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, को ताज़ा करके उन्हें तैयार करना। तो पढ़ने से पहले का जो काम होता है वो किसके लिए होता है? तो पढ़ने से पहले का जो काम होता है दोस्तों वो इसके लिए होता है, मतन के बारे में तलबा की साबका मालूमात, जो जिस सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ने जा रहा है, जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहा है, उससे पहले की जो बच्चे के पास मालूमात है उसको ताज़ा करके उन्हें तैयार करना। ये जो है पढ़ने से पहले का जो है काम होता है, कि बच्चों को पढ़ने से पहले जो है बच्चों को पढ़ने, जो सब्जेक्ट जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको आप तारुफी कलिमात के ज़रिए जोड़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आईने हिंद, आईने हिंद का मतलब हिंदी हुआ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है, कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 16, 20, 22, 24। आसान है 24। आप लोग सीटेट का फॉर्म में भरा, 22 आपने फॉर्म में भरा होगा तो वहाँ पे 22 जबानें आई होंगी। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद बच्चों से मुख्तलिफ हालात में रोल प्ले करवा कर मुनासिब तरसील की मिसाल पेश करता है, कि अलग अलग हालत में, अलग अलग परिस्थिति में वो बच्चों से रोल प्ले कराकर मुनासिब तरसील का उदाहरण पेश करता है। मुनासिब तरसील का मतलब है अनुकूल, तरसील कहते हैं संचार को, कम्युनिकेशन को। उसके बाद उनके रोल प्ले में से कुछ मुताल्लिका रोल फिर से करवाने की कोशिश करता है और उस रोल की मदद से मश्क का मौका फराहम करता है। इस तरह वो तदरीस करता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीचर क्या करते हैं कि रोल प्ले के ज़रिए से बच्चों से कुछ गतिविधि कराते हैं, अलग अलग गतिविधियाँ कराते हैं अलग अलग सिचुएशन में, हालत में। फिर उसमें से कुछ जो गतिविधि है उसको रिपीट करवाते हैं और रिपीट करवा के फिर बच्चों से करवाते हैं। तो इस तरह की जो तदरीस होती है, शिक्षण होती है, इसको आप क्या कहिएगा? मुरव्वजा कवायद की तदरीस हो रही है, यानी जो राइज व्याकरण है, जो अहम व्याकरण है उसकी तदरीस कहेंगे आप। गैर तशरीफ़ी कवायद की तदरीस कहेंगे। सियाक में कवायद की तशरीक़ कहेंगे, यानी संदर्भ में व्याकरण सिखाने की कोशिश हो रही है। चौथा है
इस्तिखराजी अंदाज़े नज़र की तदरीस कहेंगे, यानी डिडक्टिव मेथड कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम कहेंगे सियाक में कवायद की तदरीस। क्या कहेंगे? सियाक में कवायद की तदरीस, यानी वो पहले अलग अलग हालात बच्चों को पेश करते हैं और बच्चों के उन हालात के पस मंज़र में जो अहम फिर हालात होते हैं उसमें बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो सियाक में कवायद सिखाने की उस्ताद क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान का टीचर तमाम तलबा के आमोजिशी अंदाज को तशफ़ी फराहम कर सकता है। यानी जो भाषा के शिक्षक हैं वो तलबा के आमोजिशी अंदाज को, यानी जो उसके सीखने की पद्धति है उसको वो इत्मीनान सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सेटिस्फाइज कर सकते हैं कब? हर लफ्ज़ पढ़कर, उसका तर्जमा करके और फिर सबक को दोहरा कर। कि टीचर क्या करेंगे कि हर लफ्ज़ को पढ़ के उसका अर्थ बयान करके और फिर उसको दोहरा के ये बच्चों को क्या कर सकेंगे, सेटिस्फाइड कर सकेंगे, उसको इत्मीनान दिला सकेंगे। दूसरा है बच्चों की बराबर जांच करके। तीसरा है बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि रक्स का मतलब नाच, मौसीकी यानी म्यूज़िक, खेल कूद और ड्राइंग के क्लास में शिरकत करने की हौसला अफजाई करके बच्चों की आमोजिशी अंदाज को तशफ़ी कर सकते हैं। और चौथा है दोस्तों कि मुतनव्वे तलबा की तशफ़ी के लिए तदरीस। मुतनव्वे कहते हैं जो अलग अलग आपकी कक्षाओं में बच्चे हैं, अलग अलग जो है, कोई बच्चे जो आपके सामान्य बच्चे हैं, कोई विशिष्ट बच्चे हैं, तो जो आपके क्लास में मुतनव्वे बच्चे हैं यानी भिन्न भिन्न डाइवर्स बच्चे आपके कक्षा में बच्चों की जो डाइवर्सिटी है उसकी तशफ़ी के लिए तदरीस और जांच के मुख्तलिफ तरीक़ेकार और हिकमत अमली या रणनीति का इस्तेमाल करके। तो बिल्कुल दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उस्ताद जो है बच्चों को उसी वक्त इत्मीनान कर सकते हैं जबकि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप तरीक़े तदरीस का, टीचिंग मेथड का अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तभी आप तमाम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं और उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे तरीक़ों से बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है। समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत रोल होता है, बहुत योगदान होता है। ये बयान किसका है, ये कौल, ये बात किसने कही, ये कथन किसका है? चॉम्स्की ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने। आसान है दोस्तों कि ये बात जो है वाइगोस्की ने की है। किसने की है? वाइगोस्की ने की है। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोलने की महारत में इसकी बड़ी अहमियत है। यानी जब आप बोलते हैं तो बोलने वक्त किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है? साफ और दुरुस्त तलफ़ुज़ को की, यानी जब आप बोलें तो साफ बोलें और सही बोलें। दूसरा है सियाक और सियाक के मुताबिक बोलना, यानी संदर्भ में बोलना और संदर्भ को ध्यान में रख के बोलना, यानी किस वक्त बोलना है और किस अंदाज में बोलना है। तीसरा है नरमी से बोलना। चौथा है मुरस्सल ज़बान का इस्तेमाल करना, बनावटी ज़बान का इस्तेमाल करना कि अंदर में कुछ है और बनावटी तौर पे बहुत अच्छी तरह से हम पेश कर रहे हैं चीज़ों को, ये करना। तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ को संदर्भ में बोलना और संदर्भ के अनुकूल बोलना, यानी सियाक और सियाक के मुताबिक बोलना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोलने की महारत के लिए। तो 54 का जो है दोस्तों 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो जांच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल, दरपेश यानी आने वाली है ना, मखसूस मसाइल यानी विशिष्ट समस्या। तो जो जांच बच्चों को ज़बान की आमोजिश में विशिष्ट समस्या को समझने में मदद करे वो जांच होती है। यानी वो कौन सी जांच है जो बच्चों की विशिष्ट समस्याओं को समझने में सहायक होता है? मुतमय्यिज़ जांच कहते हैं उसको, यानी तमीज़ फ़र्क करने वाली जांच कहते हैं। तशख़ीसी जांच यानी निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं उसको। तीसरा है तरसीरी जांच यानी संरचना या संचार मूल्यांकन कहते हैं।
चौथा है हल मसाइल की जांच, समस्या समाधान मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों जो जांच बच्चों को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल को समझने में मदद करे उसको हम तशखीसी जांच कहते हैं, उसको हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1 मिनट, दर्ज झेल में से कौन सा बयान पोर्टफोलियो के बारे में सही है? पोर्टफोलियो आपने सुना होगा, आपको सिर्फ इतना बताना है कि नीचे जो 4 कथन है उसमें से कौन सा कथन पोर्टफोलियो के बारे में सही है, दुरुस्त है। ये लिखने की आदत को फरोग देता है, यानी पोर्टफोलियो जो है वो लिखने की आदत को बढ़ाता है, ये सही है। दूसरा है इसका अहम मकसद, यानी पोर्टफोलियो का अहम मकसद तलबा के कामों को जमा करना और उसे हिफाजत से रखना है, उसको सलीके से रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। तीसरा है ये उस्ताद के वक्त को बचाता है और बच्चों को मशगूल रखता है, बच्चों को क्या करता है, काम में लगाए रखता है, ये पोर्टफोलियो। तीसरा है ये तलबा की बतदरीज पेशरफ्त की जांच में उस्ताद की मदद करता है, या ये कि ये जो पोर्टफोलियो है ये तलबा की जो सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होता है बच्चों का, बतदरीज पेशरफ्त, बतदरीज का मतलब होता है सिस्टमेटिक, पेशरफ्त का मतलब होता है प्रोग्रेस, तो सिस्टमेटिक जो प्रोग्रेस है उसकी जांच करने में उस्ताद की मदद करता है। तो यही तो इसी को तो हम पोर्टफोलियो कहते हैं दोस्तों, कि जो बच्चों की बतदरीज पेशरफ्त की जांच में उस्ताद की मदद करे उसी को तो हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो 56 का जो है दोस्तों 4 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा जी, 56 का 4 होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तरन्नुम। तरन्नुम आप लोग सुने होंगे, किसी चीज को अच्छे से पेश करना। तरन्नुम खाली जगह में तब्दीली व तगय्युर को कहते हैं, यानी तरन्नुम किसको कहते हैं? अज़्व यानी पाठ जो है, अज़्व में तब्दीली व तगय्युर को, आवाज में, हवा में, लय में। तो तरन्नुम कहते हैं लय में। तरन्नुम क्या कहते हैं? लय, जो आपकी बोलने का लय होता है, अंदाज होता है, लय में तब्दील व तगय्युर को क्या कहते हैं हम दोस्तों? तरन्नुम कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन 57 का हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास कि वानी घर पर ज्यादा बात नहीं करती है। वानी एक बच्ची है, नाम है कि वो क्या करती है, घर पे ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में खूब बातें करती हैं। इसका मतलब है कि उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा है स्कूल में उसके ख्यालात का एतराफ़ किया जाता है कि स्कूल में जो है वो ज़्यादा बात इसलिए करती है कि स्कूल में उसके जो विचार है उसको बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा है स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फराहम करता है, इसलिए वो स्कूल में बात ज़्यादा करती है। चौथा है उस्ताद क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त पर, यानी डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर बमुश्किल ध्यान देता है, यानी कम ध्यान देता है, इसलिए वो ज़्यादा बात करती है। दोस्तों इसका सही जवाब जो है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 58 का, कि वो स्कूल में ज़्यादा बात इसलिए कर रही है, हो सकता है कि उसके घर में जो है ज़्यादा अफराद हों और वो एक दूसरे से बात ना करते हों, क्योंकि जो शॉर्ट फैमिली होता है वहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात कर पाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि उसके घर में, वानी के घर में की जो फैमिली हो वो लॉन्ग फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, तो जिस वजह से वहाँ बात नहीं करती हो, और यहाँ पे उनको जो है संग साथियों के साथ बात करने का मौका मिलता है, इसलिए वो बात कर पाती है। तो स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फराहम करता है। ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल है, यानी जब बच्चे की ज़बान की महारत हम हासिल, बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करवाना चाहते हैं, बच्चों को ज़बान में स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें 2 कारक शामिल हैं। वो 2 कारक कौन हैं? 2 आमिल, 2 फैक्टर कौन है? अवामिल यानी फैक्टर्स, कारक, सही तलफ़ुज़ और तफसीली मुताला, यानी सही उच्चारण और विस्तारित अध्ययन, नकल नवेसी और खुशखत तहरीर, यानी नकल करना, अनुकरण करना और बेहतरीन अंदाज में लिखना। तीसरा मुकम्मल दुरुस्तगी, यानी सही दुरुस्तगी होना चाहिए और रवानी, धारा प्रवाह। और चौथा सरसरी और तनकीदी मुताला, यानी सरसरी मुताला करना, है ना,
और तनकीदी मुताला करना या क्रिटिकल स्टडी करना। तो जो कारक जो ज़बान की महारत में शामिल हैं वो दो अवामिल कौन है? तो वो दो अवामिल है दोस्तों कि मुकम्मल दुरुस्तगी होनी चाहिए, यानी जिस बात को जब कहनी है जैसे कहनी है उस तरह कहा जाए और कहने में रवानी हो, किसी तरह की कोई औल-झल ना हो, किसी तरह का कोई जो है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी ये क्या है? ज़्यादा ज़रूरी है। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ज़बान की आमोजिश आसान होगी अगर दरसी किताबें न पढ़ाई जाए, इम्तिहान न हो, तीसरा तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले, कि ज़बान सीखने के लिए अच्छा माहौल बच्चे को मिले, चौथा है लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, कि बच्चों को लिखने से पहले जो है व्याकरण के लिए और अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए, ये ज़बान की आमोजिश में आसान होगी। तो ज़बान की आमोजिश आसान होगी अगर तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण दिया जाएगा, तो ज़बान की आमोजिश क्या होगी? आसान होगी। तो दोस्तों मेरा 1 घंटा 25 मिनट हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा 25 मिनट मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 15 क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। पंद्रह क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, चलिए। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है? यानी इसका हिंदी हो जाएगा मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? सिर्फ मादरी जबान की आमोजिश यानी सिर्फ मातृभाषा का अधिगम, मादरी जबान के जरिए आमोजिश यानी मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषा का आमोजिश, तीसरा पहले मादरी फिर मजीद ज़बानों की आमोजिश, कि पहले मातृभाषा को फिर उसके बाद जो है दूसरी ज़बानों को, चौथा है बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश, यानी मादरी ज़बान के तौर पर बहुत सारी ज़बानों को सीखना। तो मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत का रहा, यानी मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का रहा। तो इसका मतलब होगा कि पहले मादरी ज़बान फिर मजीद ज़बानों की आमोजिश, यानी सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। जो स्कूल की तालीमी पॉलिसी है उसमें ज़बान को कैसे जाना जाता है? कसीर लिसानी तालीम यानी बहुभाषी शिक्षा के तौर पर, तालीम में ज़बान यानी शिक्षा में भाषा, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात वही मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता, या सहलिसानी फार्मूला त्रिभाषीय सूत्र के तौर पर। तो आप स्कूल की तालीमी पॉलिसी में जो है ज़बान को सहलिसानी फार्मूला के तौर पर जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है, यानी जब हम कुल ज़बान के नज़रिया बोलते हैं तो इससे क्या अभिप्राय? मुराद का मतलब अभिप्राय। एक मफरूज़ा कहते हैं हाइपोथेसिस को। एक मफरूज़ा कि आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़क़रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं। यानी कुल ज़बान का नज़रिया जब हम बोलते हैं तो इससे क्या मुराद होता है कि पहले बच्चे हर्फ और आवाज़ को सीखते हैं, फिर लफ्ज़ को सीखते हैं, फिर फ़क़रा को सीखते हैं, फिर जुमले को सीखते हैं। दूसरा, एक मफरूज़ा कि आमोज़गार ज़बान की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। कि बच्चे क्या करते हैं कि जो आमोजिश की जो मुख्तलिफ़ इकाई होती है, मुख्तलिफ़ यूनिट्स होते हैं, उसको
छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखते हैं। तीसरा है एक मफरूज़ा कि ज़बान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से शुरू होती है। और चौथा कि एक मफरूज़ा कि ज़बान के तमाम ज़बानें एक ही तरीक़े से सीखी जाती हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कुल ज़बान के नज़रिए से क्या मुराद है? तो कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है दोस्तों कि एक मफरूज़ा, एक हाइपोथेसिस, एक ऐसी अवधारणा जिसमें आमोज़गार की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। यानी कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद ये होता है कि बच्चे को जो ज़बान सिखाना है उसको छोटे छोटे इकाइयों में, छोटी छोटी यूनिट में बांट के हम क्या करते हैं, ज़बान को सिखाते हैं। ये मतलब है कुल ज़बान के नज़रिए से, कुल भाषा के दृष्टिकोण से। तो 3 नंबर का जो है दोस्तों, 2 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की तदरीस का, तदरीस माने शिक्षण, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है। यानी देखिए ज़बान बहुत सारी विधियां हैं, है ना, पढ़ाने की बहुत सारी विधि है, पढ़ाने के बहुत सारे अप्रोच हैं, पढ़ाने के बहुत सारे रणनीति हैं। तो हर एक का अपना अपना नज़रिया है ना, हर एक का अपना अपना नज़रिया, हम किसी को गलत नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी में जो है बहुत सारे अप्रोच हैं, तो किसी एक को आप सही और दूसरे को गलत नहीं कर सकते। हर एक अपनी जगह पे सही है, किसी एक को गलत नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रवैया ये है कि याद करना असल होता है। तो इसकी कौन वकालत करता है, यही चीज़ आपसे पूछा रहा। फिर से देखिए क्वेश्चन देखिए, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया यानी एटीट्यूड, कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है, यानी एक फैक्टर तस्लीम करता है कि याद करना ही असल है। कौन सी थ्योरी ऐसी बात कह रही है? साख्तियाती रवैया यानी स्ट्रक्चर एटीट्यूड, कवायद के अज्जा के तर्जमा का रवैया यानी कवायद जो है उसके जो टुकड़े टुकड़े हैं उनको ट्रांसलेट करने का तरीका, तीसरा तरसीली रवैया यानी कम्युनिकेशन एटीट्यूड, और चौथा है कुल जिस्मानी रद्द अमल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो याद करने को ही असल तस्लीम करता है, वो करता है आपका कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया। ये एक मेथड है, ये क्या है दोस्तों, मेथड है। कवायद के अज्जा, कवायद यानी व्याकरण के अज्जा, अज्जा कहते हैं पार्ट, हिस्से, तो व्याकरण के हिस्से के तर्जमा यानी अनुवाद का रवैया। तो याद करने का जो है कवायद के अज्जे के तर्जमा का रवैया ये कहता है कि ये जो याद करना है ये ज़बान की आमोजिश का एक अहम उन्सुर है। इसका मानना है कि बच्चों को ज़बान सिखाने में छोटी छोटी चीज़ें जो है जो कवायद के हिस्से हैं उसको टुकड़ा करके आप याद करा दें, जब बच्चे ज़बान सीख लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये एक तरीक़ा है, आप इसको भी गलत नहीं कर सकते हैं, इसको भी गलत नहीं कर सकते, ये भी तरीक़ा सीख है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काविया ज़बान की उस्ताद है, काविया नाम है, आप भी हो सकते हैं। काविया ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गारों से यानी बच्चों से, शिक्षार्थियों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। यानी वो उस्ताद से बच्चों से ये कहती है कि आप ऐसे लफ्ज़ ढूंढिए जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या बाद में लगाए जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? यानी ये जो तरीक़ा है उनके पढ़ाने का कि वो बच्चों को कहती है कि ऐसे अल्फाज खोज के लाइए जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाए जाते हैं या बाद में लगाए जाते हैं, यानी जिसको आप प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, साबका और लायका कहते हैं। तो इसको क्या हिकमत, ये पढ़ाने का जो तरीक़ा है इसको क्या कहेंगे? तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे, लफ्ज़ों का हाल कहेंगे, लफ्ज़ों का खेल कहेंगे, लफ्ज़ बनाना क्या तरीक़ा कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे दोस्तों तरकीब लफ्ज़ी।
यानी लफ्ज़ को तरकीब देने की, लफ्ज़ को तरतीब देने का एक तरीक़ा है। वो बच्चों को कौन लफ्ज़ पहले लगते हैं और कौन बाद लगते हैं, जिसको आप साबका लाहिका कहते हैं, ये उसको पढ़ाना चाह रही है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद अपने आमोजगारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। एक सवाल तैयार करता है वो अपने बच्चों की के ज़बान की सलाहियत को जांचने के लिए। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है। यानी वो जो सवाल तैयार करता है उसमें एक इक़्तिबास होता है, एक पैसेज होता है, वो 5वें लफ्ज़ को उस इक़्तिबास के छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है कि आप ये बताइए कि इस हर जो 5वां लफ्ज़ है क्या होगा वहाँ पे। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फ़रहंग की जांच करना, खाली जगहों को पुर करना, भरना, क्लोज टेस्ट। तो दोस्तों आसान है, इसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं कि इक़्तिबास में कुछ मखसूस जगह को छोड़ देना और उसको बच्चों को भरने के लिए कहना, इसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। यानी जब हम बोलते हैं तो सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से बोलना क्या कहलाता है? बदन ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीक़ा, ज़बान का अमल, मुस्तामल ज़बान यानी प्रयोग भाषा। तो सही लफ्ज़ को सही वक्त में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना, यानी इसको हम कहेंगे बोलने का तरीक़ा। क्या कहेंगे? बोलने का तरीक़ा। आसान है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलेकार इस्तेमाल किया जाता है। कि जो कहानी है इसको आप तदरीस के एक तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? फिर से देखिए सवाल, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलेकार इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहानी को जो है शिक्षण के एक विधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप पढ़े होंगे कहानी विधि, तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो कहानी को एक विधि के तौर पर, तरीक़ेकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। तो जो बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो कि कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलेकार तस्लीम इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मकसद होता है दोस्तों वो होता है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। यानी बच्चे के अंदर जो ज़बान की जो महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन महारतों को बढ़ाने के लिए जो है ज़बान कहानी को जो है एक आला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक शैक्षिक विधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सियाक में कवायद से मुराद है। यानी संदर्भ में व्याकरण, संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर, इससे क्या मुराद है, क्या अभिप्राय है? सियाक में कवायद से मुराद है मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश, यानी मश्क करके बच्चों को कवायद की आमोजिश कराना, ये मुराद है। दूसरा है पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश, कि पहले कवायद के उसूल बनाना फिर उस पर एक्सरसाइज कराना। तीसरा है सियाक में देखे और पढ़े जाने वाली फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश करना, कि सियाक में क्या करना कि बच्चे जो देखे और पढ़ी जाने वाली ज़बान है उसको फितरी माहौल में क्या करेंगे, आमोजिश कराएंगे। और चौथा है ऐसे साख्तियाती अंदाज में, यानी ऐसे स्ट्रक्चर वे में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो दोस्तों सियाक में कवायद से मुराद होता है कि सियाक में यानी संदर्भ में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश करना, इसी को हम कहते हैं सियाक में कवायद। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन
मुताले की महारत नहीं है, स्टडी की महारत नहीं है। कौन? पढ़ने की, स्टडी की महारत, अध्ययन की महारत कौन नहीं है? लेक्चर के दौरान नोट लेना, यानी लेक्चर जब दे रहे हैं उस वक्त क्या करें? नोट ले रहे हैं। दूसरा, पढ़ने के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट ले रहे हैं। तीसरा, तहकीक का खाका तैयार करना, रिसर्च का खाका तैयार करना। चौथा है किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। तो मुताले की महारत यही चौथा नहीं है, ये तो लिखने की महारत हो गई कि किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार कर रहे हैं, ये क्या हो गया? तहरीर कर लिख रहे हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दरसी किताबों के मुसन्निफीन, यानी पाठ्य पुस्तक के जो लेखक होते हैं, है ना, दरसी किताबों के मुसन्निफीन, मुसन्निफ की जमा मुसन्निफीन है, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, है ना, यानी गद, नज्म, बयानिया को और असली तहरीर को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? कि जो दरसी किताबों के मुसन्निफीन हैं वो इक़्तिबास को, नसर को, नज़्म को, बयानिया को और अपनी तहरीरों को क्यों शामिल करते हैं? वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है इसलिए शामिल करते हैं कि जो नसर होती है, नज़्म होती है, बयानिया होता है, असली तहरीर होती हैं, वो क्या होती है कि वो मुस्तनद होती है, प्रमाणित होती हैं और स्वाभाविक होती हैं, इसीलिए शामिल किया जाता है। दूसरा, दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं इसीलिए इसको शामिल करते हैं। तीसरा है वो मश्क तैयार करने में मुआविन होते हैं, यानी अभ्यास को बढ़ाने में सहायक होते हैं इसलिए। चौथा है वो मुताले के लिए मौजू होते हैं, यानी मुनासिब होते हैं, रिलायबल होते हैं इसलिए। तो दोस्तों इनको जो नसरी इक़्तिबास को, नज़्म, बयानिया और असली तहरीर को शामिल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि वो प्रमाणित होते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं, जो बच्चे के सीखने के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं, इसीलिए इसको शामिल किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? नीचे एक काम है, एक गतिविधि है, उसको क्या कहेंगे आप? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, नुकात यानी पॉइंट लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं, यानी फिर एक दोबारा से मतन बनाते हैं। कि उस्ताद क्या कहते हैं? मतन को सुनाते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट लिखते हैं और शिक्षक बच्चा फिर क्या करता है? उसको एक कहानी की शक्ल देता है। इसको क्या कहेंगे? इमला यानी लिखावट, कवायद का इमला यानी कवायद की लिखावट, यानी कवायदी का इमला। तीसरा दोबारा लिखने का काम, और चौथा बाहमी इमला यानी आपसी जो है लिखावट। तो दोस्तों इसको कहेंगे कवायद का इमला, कि उस्ताद क्या करेंगे? पढ़ के सुनाते हैं और बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट को लिखते हैं, यानी वो कवायद के इल्म को सीख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? पहली जबान मातृ जबान, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। पहली जबान को फरोग देना, इससे क्या मुराद होता है? आमोजिश यानी लर्निंग, अपने आप सीखना, है ना, अर्जन, फरोग विकास, वकूफ कॉग्निशन संज्ञान। तो पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद होता है? अपने आप सीखना, अपने आप सीखना, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में, पहली जमात के उस्ताद की क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, यानी बच्चों को एक दूसरे से कहता है कि आदाब व तस्लीम यानी एक दूसरे से क्या कीजिए? सलाम कलाम कीजिए, बातचीत कीजिए। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं। चूँकि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग मादरी ज़बानों के बच्चे हैं और वो एक दूसरे से सलाम कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद नए नए अल्फाज को सीखेंगे। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है, यानी इस तरह करके उस्ताद कौन सी रणनीति अपना रहा है? कसीर लिसानियत बतौर माखज़ है, यानी कसीर लिसानियत के ज़रिए उस्ताद क्या करते हैं? एक गतिविधि को करा रहे हैं। बहुत सी ज़बानें जानना ये मकसद है।
तनव्वु बतौर हिकमत अमली, या कि तनव्वु है, विभिन्नताएं हैं, ये एक रणनीति के तौर पर है। एक लिसानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आसान है दोस्तों कि कसीर लिसानियत बतौर माखज़, कि बहुत सारी जो ज़बानें हैं, मातृ ज़बानें हैं, वो एक आपका माखज़ माध्यम का काम कर रहा है आपको सीखने के लिए। तो 1 नंबर जो 14 का जो है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम में देख लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके राय देंगे। आज मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 60 किया था, इसमें 75 कर रहा हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, कि इतना काफ़ी है। आपको मैसेज करके बताना है। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे, भाई बहन है, वो हमको कमेंट करके इतना ज़रूर बताएंगे कि सर ये जो टाइमिंग है ये ठीक है, कि इससे और लॉन्ग होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, जितना पहला था उतना ही। ये ज़रूर बताइएगा, आपसे गुजारिश है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ करने का मिसाली तरीक़ा नहीं है? यानी नीचे कुछ कार्य दिए हुए हैं, कुछ गतिविधि दी है, आपको ये बताना है कि कौन सा ज़बान से मुतारफ़ यानी ज़बान से इंट्रोड्यूस कराने का आइडियल तरीक़ा नहीं है, आइडियल मेथड नहीं है। मिसाली तरीक़ा यानी आइडियल मेथड नहीं है, आदर्श तरीक़ा नहीं है ज़बान से रूबरू कराने का। नज़्म और गाने के ज़रिए से, मुस्तमल लफ्ज़ और छोटे जुमले से, हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस से, बोलने और सुनने में शिरकत करके। देखिए, किसी भी ज़बान से जब किसी को आप इंट्रोड्यूस करवाइएगा तो उसमें नज़्म और गाने एक अहम रोल अदा करते हैं, कि उस भाषा की कुछ नज़में और गाने आप अपने सुना दिया, उससे उनको कुछ लुत्फ़ आ गया। आप क्या किए कि उस ज़बान के कुछ लफ्ज़ और शब्द बोल दिए, ये भी क्या हो जाएगा, मिसाली तरीक़ा हो जाएगा। बोलने और सुनने में उसको शरीक कर लिया आप, कि चलिए वहाँ पे हिंदी लेक्चर हो रहा है, उसमें हम लोग शरीक करते हैं, बच्चे वो उससे क्या होंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मुतारफ़ हो जाएंगे। लेकिन कि आप उनको डायरेक्ट जाके कि हिंदी सीखना है, चलिए स्वर और व्यंजन आप जाके पढ़ाना शुरू कर दिए, उर्दू सीखना है, हुरूफ तहज्जी आप जाके पढ़ाना शुरू कर दिए, इंग्लिश सीखना है, अल्फ़ाबेट्स जाके पढ़ाना शुरू कर दिए। ये मिसाली तरीक़ा नहीं है, ये आदर्श तरीक़ा नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारफ़ करने का मिसाली तरीक़ा नहीं है, तो ये मिसाली तरीक़ा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन मैं आपकी अगली वीडियो में करूँगा, और मैं आपके कॉमेंट का इंतज़ार करूँगा कि जो वीडियो की टाइमिंग है वो ठीक है या उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। चलिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।